पुरानी लाइब्रेरी को गिराने की जो कार्यवाही चल रही थी, उसे दूर अंधेरे में खड़ा हुआ एक शख्स लगातार देख रहा था। ये शख्स इस लाइब्रेरी का वही बूढ़ा केयर टेकर था। उसकी गोद में उसकी वही पालतू काली बिल्ली थी। इस बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहा, मैंने जिंदगी भर इस लाइब्रेरी की हिफाजत की है और अब मैं अपनी आंखों के सामने इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। मुझे आज अपने मालिक के पास जाना ही होगा। इसी के साथ वो बूढ़ा एक अंधेरी गली की तरफ चल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि नैन्सी की आंखें उसका पीछा कर रही थी। नैन्सी तब से उसका हर कदम पर पीछा कर रही थी जब से उसने उस बूढ़े केयरटेकर को डमेलो की कब्र पे से काली रेत में दबी अंगूठी निकालकर ले जाते हुए देखा था। नैन्सी ने उसी दिन ये भी पता लगा लिया था कि ये बूढ़ा कहाँ रहता है, लेकिन उस दिन के बाद ये बूढ़ा आज घर से निकला था। आज फिर से नैन्सी ने इस बूढ़े की बात सुन ली थी और अब वो ये पता लगाना चाहती थी कि इस बूढ़े का मालिक कौन है और ये उस अंगूठी का क्या करना चाहता है। बूढ़ा उस सुनसान गली में जाकर एक मकान के बाहर जाकर रुक गया। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। कुछ पल बाद वो दरवाजा खुला और बूढ़ा अंदर घुस गया। नैन्सी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। बूढ़े के अंदर जाते ही वो भी उस घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ बस एक ही दरवाजा था जो अब बंद था। नैन्सी इस वक्त घर के बरामदे में खड़ी थी। घर के अंदर लाइट जली हुई थी जिसकी हल्की पीली रोशनी खिड़की से बाहर आ रही थी। नैन्सी दबे पांव आगे बढ़ी और खिड़की से अंदर झांकने लगी। अंदर वो बूढ़ा एक चेयर पर बैठा हुआ किसी शख्स से बात कर रहा था। नैन्सी को उस शख्स का चेहरा जरा भी नजर नहीं आ रहा था। वो वहीं खड़ी रहकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। वो शख्स बूढ़े से कह रहा था, हमारी सोसाइटी के नियम के मुताबिक तुम्हें मुझसे यहाँ मिलने नहीं आना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर केवल हम तुमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। वो बूढ़ा केयर टेकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं जानता हूँ मालिक, मैं बस एक खबरी हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा। वो लाइब्रेरी आज बर्बाद होने वाली है। ये सुनकर वो शख्स एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, मुझे पता है ये सब, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास अब कोई ताकत नहीं है। बूढ़े ने पूछा, क्यों? वो रोशनी की किताब, वो रोशनी की दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है, जो इतनी ताकतवर है कि सब कुछ कर सकती है। उससे करिए ना कुछ। लेकिन शख्स ने निराशा के साथ जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें पहले ही प्रिया के पास भेज देता, लेकिन प्रिया ने अगर उस किताब के इस्तेमाल से ऐसा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम और भी बुरा होगा। इस पर बूढ़े ने कुछ सोचा, फिर अचानक अपनी जेब से अंगूठी निकालते हुए कहा, तो फिर आप इस अंगूठी में वो ताकत फिर से दे दीजिए। मैं इसकी मदद से उन लोगों को लाइब्रेरी गिराने से रोक दूंगा। उनकी सारी मशीनें और बुलडोजर को तहस नहस कर दूंगा। अब वो शख्स ने गुस्से में कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। इस अंगूठी की ताकत का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ करने की इजाजत नहीं है। ये बस उस शैतान को रोकने के लिए है, लेकिन अब तो वो शैतान भी बहुत ताकतवर हो चुका है। हम अब उसके सामने लाचार हैं। ये सुनकर बूढ़ा भी गुस्से में आ गया और उसने कहा, ठीक है मालिक, आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिए। मैं अपने जीते जी उस लाइब्रेरी को गिरने नहीं दूंगा। वो बुलडोजर अब मेरी लाश पर से होकर ही आगे बढ़ेगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उस शख्स ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने बरसों तक पूरी ईमानदारी से हमारी सोसाइटी के लिए काम किया है, लिहाजा मैं तुम्हारे जज्बातों को समझते हुए उस अंगूठी में थोड़ी ताकत डाल सकता हूँ। फिर उस शख्स ने बूढ़े से अंगूठी लेकर पता नहीं क्या किया कि उसकी बुझी हुई रिंग में एक हल्की सी चमक पैदा हो गई। ये जादुई नजारा देखकर खिड़की के बाहर खड़ी हुई नैन्सी की आंखें भी चमक उठी। प्रिया घर पर पहुंची और उसने अपनी वार्डरोब में से किताब को बाहर निकाला। पायल ने उससे कहा था कि श्रीनाथ को लॉकर्स तक पहुंचने से रोकने का तरीका उस किताब में जरूर मिलेगा।
प्रिया बहुत ही ध्यान से उस किताब के एक एक पेज को पलटने लगी। किताब जिस अजीब भाषा में लिखी गई थी उसकी ग्रामर को प्रिया पूरी तरह से डिकोड कर चुकी थी। जल्द ही उसे एक पेज दिखाई दिया जिन पर उस सीक्रेट लॉकर से जुड़ी सारी बातें लिखी हुई थी। प्रिया ने देखा कि वहाँ एक पॉइंट ऐसा भी लिखा था जिसमें उन लॉकर्स को सुरक्षित रखने का जिक्र था। प्रिया उसे ध्यान से पढ़ने लगी। वहाँ लिखा था, लॉकर्स तक पहुँचने के जो सारे रास्ते निर्धारित किए हैं, उसके अलावा अगर कोई जबरदस्ती इन लॉकर्स तक पहुँचने की कोशिश करे तो उससे पहले आलोपन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वे लॉकर्स अपनी जगह से अदृश्य हो जाएंगे। इसके नीचे आलोपन विधि का तरीका भी वहाँ बताया गया था। इस मेथड के मुताबिक प्रिया को बस इतना करना था कि किताब के इस पेज की ताकत को लाइब्रेरी में उस जगह पर जाकर इस्तेमाल करना था जहाँ वो लॉकर वाला बेसमेंट है। प्रिया को वो जगह अच्छी तरह से पता थी। अब उसे ये किताब लेकर लाइब्रेरी में जाना होगा। प्रिया ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, ये किताब तो सचमुच कमाल की है। इसमें तो हर मुसीबत का मुकाबला करने का तरीका मौजूद है। अब मैं देखती हूँ कि वो कमीना श्रीनाथ उन लॉकर्स तक कैसे पहुँच पाता है। लेकिन उसे ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि श्रीनाथ के आदमियों ने लाइब्रेरी की बिल्डिंग को अब तक गिराना शुरू कर दिया होगा। प्रिया वो किताब बंद करके एक बैग में रखने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया रुक गई। उसने देखा कि किताब के उस खुले हुए पेज से जो मेथड उसने पढ़ी थी उसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था, जिसमें से लाल रंग की हल्की रोशनी बाहर निकल रही थी। उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए प्रिया चौंक पड़ी, क्योंकि वो पैराग्राफ में एक चेतावनी थी जिसमें लिखा था, लेकिन जब वो लॉकर्स अदृश्य हो जाएंगे तो उनमें रखी हर चीज भी गायब हो जाएगी। अगर उन लॉकर्स की कोई चीज लॉकर से बाहर है तो वो भी गायब हो जाएगी। ये पढ़कर प्रिया को एक झटका लगा। उसने खुद से कहा, ओह माय गॉड, ये किताब मेरे डैड के लॉकर में से मैंने निकाली। तो अब अगर मैं लॉकर अदृश्य करने वाला मेथड इस्तेमाल करूंगी तो लॉकर्स के साथ साथ ये किताब भी अदृश्य हो जाएगी। प्रिया का दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे, कैसे उन लॉकर्स को अदृश्य करे। उधर अब श्रीनाथ भी पुरानी लाइब्रेरी पहुंच चुका था। मल्लिका को भी वो अपने साथ लेकर आया था। यहाँ पर काफी भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। ये शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी थी। इसकी बिल्डिंग काफी मजबूत और बहुत आलीशान थी, लेकिन ये आज हमेशा के लिए गिरने वाली थी। वहाँ खड़े तमाम लोग इस नजारे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। हालांकि श्रीनाथ को ये देखकर भीड़ में तरह तरह की बातें भी हो रही थी। अरे, ये तो वही आदमी है जिसकी खबर टीवी पर आ रही थी। हाँ, इसकी किसी बंजर जमीन में से अजीब सी काली रेत निकली थी। सारे मजदूर दब गए थे उसमें। मजदूरों को छोड़ो, बड़ी बड़ी मशीन भी उस काली रेत में पूरी धंस गई थी। अरे भैया, कहीं उस बंजर जमीन के नीचे पाताल तो नहीं है? लोगों की इन पूरी बातों से बेखबर श्रीनाथ अपने मैनेजर के यहाँ के इंतजाम की जानकारी ले रहा था। वहाँ खड़े तमाम बुलडोजर्स और बड़ी बड़ी मशीनें बस श्रीनाथ के ही इशारे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि श्रीनाथ कोई इशारा कर पाता, इंस्पेक्टर कश्यप अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर पहुँच गया। श्रीनाथ ने फौरन अपने मैनेजर को इशारा करते हुए कहा, इस इंस्पेक्टर को वहीं रोक दो। मैनेजर तेजी से आगे बढ़ा और कश्यप को रोकते हुए उसने कहा, यस इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या करने आए हैं? कश्यप ने गुस्से से कहा, मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये मेरा इलाका है, तुम मुझे यहाँ रोकने कैसे आ गए? मैनेजर ने कहा, तुम अपने इलाके में जहाँ मर्जी करे वहाँ घूमो इंस्पेक्टर, लेकिन ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ बिल्डिंग गिराने का काम चल रहा है, इसीलिए सुरक्षा नियमों के मुताबिक तुम यहाँ से दूर रहो, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस पर कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही तो पता करने आया हूँ कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि मिस्टर श्रीनाथ रॉय की बंजर जमीन पर पहले ही हादसा हो चुका है। मैनेजर ने रूखे अंदाज में कहा, लेकिन उसमें किसी की जान तो नहीं गई ना, और बाकी उस जमीन को आप लोगों ने सील कर दिया है, तो करते रहिए उसकी छानबीन। अब कश्यप ने असिस्टेंट से थोड़ा गुस्से में कहा,
छानबीन तो अब हम इस बात की भी करेंगे कि आखिर मिस्टर श्रीनाथ इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को इस तरह से क्यों गिरा रहे हैं। मैनेजर ने अब हंसते हुए कहा, पता नहीं तुम्हें किसने पुलिस वाला बना दिया। अरे ये श्रीनाथ सर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब वो इसे गिराएं या इसका कुछ भी करें ये उनकी मर्जी है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उस बंजर जमीन में से काली रेत निकली थी उसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसा होगा? तो ये आपकी भूल है। हम पहले से ही यहाँ सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। फिर उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अब आप लोग हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, पीछे हट जाइए। डिमोलिशन का काम अब शुरू ही होने वाला है और इस प्रेमाइसिस में घुसने की किसी को भी इजाजत नहीं है। कश्यप ने अब कुछ नहीं कहा और वैसे वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास श्रीनाथ के किसी भी प्रोजेक्ट की छानबीन करने या उसे रोकने का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था। तभी वहाँ एक लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट होने लगा, कृपया करके सभी लोग इस जगह से दूर रहें। बरसों पुरानी ये लाइब्रेरी अब कुछ ही देर में गिरने वाली है। इस डिमोलिशन की वजह से किसी को भी चोट लग सकती है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से दूर चले जाएं। इसी के साथ श्रीनाथ के गार्ड्स लोगों की भीड़ को भी वहाँ से दूर हटाने लगे। कश्यप ने उसने असिस्टेंट से कहा, चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। लेकिन असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोला, सर हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। कश्यप ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बोला, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो कुछ देर रुक सकते हैं यहाँ और देखते हैं कि आखिर ये श्रीनाथ क्या तमाशा करने वाला है। ये कहते हुए कश्यप एकाएक रुक गया। उसने देखा कि श्रीनाथ ने अब अपना एक हाथ उठाकर कोई इशारा किया था और अगले ही पल लाइब्रेरी की बिल्डिंग को घेरकर खड़े हुए तमाम बुलडोजर्स और मशीन्स एक साथ स्टार्ट हो गई। सारा इलाका उनके तेज शोर की आवाज से गूंज उठा। वहीं लाइब्रेरी का बूढ़ा केयरटेकर अपने मालिक के घर में से बाहर निकला और उस अंधेरी गली में से होता हुआ तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। वो अंगूठी उसकी जेब में थी और बूढ़े के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी क्योंकि वो जानता था कि अब इस अंगूठी की ताकत से वो अपनी लाइब्रेरी को बचा लेगा। लेकिन वो बूढ़ा अभी कुछ ही दूरी पर चला था कि उसके पीछे दबे पांव चल रही नैन्सी एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से बूढ़े के सर पर दे मारती है। बूढ़े के मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी और वो उस अंधेरी गली में औंधे मुंह लुढ़क गया। तभी वो काली बिल्ली नैन्सी पर झपटी, लेकिन नैन्सी पहले से ही तैयार थी। उसने अपने हाथ में पकड़े पत्थर का दूसरा हमला बिल्ली पर किया। बिल्ली मिमियाती हुई दूर जा गिरी। बूढ़े का सर बुरी तरह से फट गया था और उसके सर से खून बहने लगा था। नैन्सी बूढ़े के कपड़ों को टटोलने लगी। उसके फटे हुए कोट के अंदर वाली जेब में वो अंगूठी थी। नैन्सी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने फौरन वो अंगूठी निकाली और वहाँ से भाग गई। इधर वो बुलडोजर और मशीनें धीरे धीरे लाइब्रेरी की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मल्लिका ने एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, श्रीनाथ वो देखो, उधर एक लड़की लाइब्रेरी में घुसने की कोशिश कर रही है। श्रीनाथ ने फौरन उस तरफ देखा। लाइब्रेरी के पीछे की तरफ थोड़ा अंधेरा था। वहीं से अचानक एक लड़की अपीयर हुई थी और वो फुर्ती से एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। श्रीनाथ ने गौर से उस लड़की को देखा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आज इसे जान से मार डालूंगा मैं। तब तक वो लड़की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदी और फिर तेजी से दौड़ती हुई लाइब्रेरी के अंदर घुस गई। लेकिन इस लड़की को श्रीनाथ और मल्लिका के अलावा और कोई नहीं देख पाया था। श्रीनाथ को यूं लाइब्रेरी की बिल्डिंग के अंदर घुसते देख कश्यप ने असिस्टेंट से कहा, ये श्रीनाथ को अचानक क्या हो गया? वो लाइब्रेरी में क्यों घुस रहा है? असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब कोई नया तमाशा शुरू होने वाला है सर। इंस्पेक्टर कश्यप ने फौरन आगे बढ़ते हुए कहा, आओ हम भी चलते हैं अंदर, क्या है मामला? फिर वो लोगों की भीड़ को चीरता हुआ तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब श्रीनाथ लाइब्रेरी के अंदर घुसा तो वो लड़की उसे सामने के गलियारे में भागती हुई नजर आई। श्रीनाथ ने फौरन अपनी जेब में से रिवॉल्वर निकाली और चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। लेकिन वो लड़की रुकी नहीं, बल्कि तेजी से दौड़ती हुई दूसरे गलियारे में घुस गई।
श्रीनाथ उसके पीछे भागा। वो लड़की गलियारों में रखी हुई बड़ी बड़ी बुक शेल्व्स और अलमारियों के बीच से होती हुई उसी जगह पर जाकर रुकी जहाँ बेसमेंट में बने उन लॉकर्स तक पहुँचने का रास्ता था। तब तक श्रीनाथ भी उस जगह पर पहुँच चुका था। उसने अपनी रिवॉल्वर लड़की पर तानते हुए कहा, तुम्हें शायद अपनी जिंदगी से अब कोई प्यार नहीं रहा है ना, इसीलिए मेरे हाथों से यहाँ मरने चली आई हो। तो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। श्रीनाथ को लगा कि प्रिया डर गई, लेकिन प्रिया ने श्रीनाथ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जिंदगी से प्यार? प्यार तो मैं बस आदित्य से करती थी श्रीनाथ, उसी के लिए मैं अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ तक आ गई हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे उस शैतानी मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसी के साथ प्रिया ने अपनी मुट्ठी में बंद एक छोटी सी चीज को तेजी से फर्श पर फेंकते हुए कहा, वे लॉकर्स अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे श्रीनाथ। मैं उन्हें आलोपन विधि से हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य कर रही हूँ। प्रिया के ऐसा करते ही श्रीनाथ ने प्रिया पर गोली चला दी, लेकिन तब तक वो चीज फर्श से टकरा चुकी थी। ऐसा होते ही उनमें से बहुत तेज रोशनी निकली और साथ ही इतना जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे सुनकर लाइब्रेरी के बाहर खड़े तमाम लोगों के दिल दहल उठे। लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर कश्यप भी एक पल के लिए हिल गया। उसने भीड़ पर चिल्लाते हुए कहा, सभी लोग यहाँ से फौरन भाग जाओ, यहाँ बम फटा है। फिर उसने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम पुलिस स्टेशन से फोर्स मंगाओ जल्दी और बॉम्ब स्क्वाड को भी इन्फॉर्म कर देना। इसके बाद कश्यप लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। असिस्टेंट ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, सर क्या कर रहे हैं? अंदर जाना रिस्की है, वहाँ और भी बम हो सकते हैं। लेकिन कश्यप ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे वो श्रीनाथ बिल्डिंग के अंदर है, मुझे जाकर देखना होगा कि वो सही सलामत तो है ना। ये कहते हुए कश्यप आगे बढ़ गया। तब तक भीड़ में अफरा तफरी मचने लगी और लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। अरे कोई जबरदस्त बम फटा है बिल्डिंग के अंदर, भागो यहाँ से, ये बिल्डिंग बम से उड़ने वाली है। आनन फानन में वे लोग वहाँ से भागने लगे। बुलडोजर और मशीन ऑपरेटर्स के साथ साथ सभी मजदूर और श्रीनाथ के गार्ड्स भी भाग खड़े हुए। मल्लिका भी बुरी तरह से घबरा गई। उस तेज रोशनी और विस्फोट की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। लेकिन अगले ही पल जब उसे होश आया तो उसने खुद से कहा, ये तेरे लिए बढ़िया मौका है मल्लिका, भाग जा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए और फिर कभी इस जालिम श्रीनाथ के चंगुल में मत फंसना। मल्लिका चुपके से एक अंधेरे कोने की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी श्रीनाथ के मैनेजर ने उसके पास आते हुए कहा, मैडम यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आइए मैं आपको बंगले पर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही मल्लिका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे चुपचाप मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठना पड़ा। मैनेजर उसे लेकर फौरन श्रीनाथ के बंगले की तरफ रवाना हो गया और देखते ही देखते ये पूरा इलाका खाली हो गया। इधर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हुए इंस्पेक्टर कश्यप को ये डर था कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग में और भी बॉम्ब हो सकते हैं और वो कभी भी फट सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बड़ी ही सावधानी से अंदर गया। अंदर पहुंचकर जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें चकरा गई। यहाँ की हर एक चीज एकदम सही सलामत थी। उस विस्फोट से यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। कश्यप सोचने लगा, अगर वो तेज रोशनी और वो धमाका किसी बम का था तो फिर यहाँ उसका असर क्यों नहीं दिखा? इस जगह को देखकर तो ऐसा जरा भी नहीं लग रहा कि यहाँ कोई बम फटा है। कोई धुआं भी उगता नजर नहीं आ रहा। कश्यप अब थोड़ा और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन लाइब्रेरी के ये बड़े बड़े गलियारे एकदम भूल भुलैया के जैसे थे। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे कहाँ जाना चाहिए। हर तरफ रखी ऊंची ऊंची अलमारी और बुक शेल्फ्स को देखकर उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने अब से वहीं श्रीनाथ को पुकारना शुरू कर दिया। मिस्टर श्रीनाथ, कहाँ हैं आप? ठीक तो है ना? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कश्यप थोड़ा और आगे बढ़ा और इस बार वो और भी जोर से चिल्लाया, मिस्टर श्रीनाथ। इस बार उसे जवाब में एक हल्की सी करहाती हुई आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो।
कश्यप अब फौरन आवाज की दिशा में भागा। भागते हुए वो लगातार श्रीनाथ को पुकार रहा था और जवाब में उसे वही घायल आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। कश्यप समझ गया कि बुरी तरह से श्रीनाथ घायल हो चुका है। वो आवाज का पीछा करते हुए आखिर वहां पहुंच ही गया जहां श्रीनाथ फर्श पर पड़ा कराह रहा था। कश्यप ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभाला। उसने देखा कि श्रीनाथ के जिस्म पर कोई चोट या इंजरी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी। कश्यप ने पूछा, मिस्टर श्रीनाथ, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? वो धमाका कैसा था? श्रीनाथ ने टूटी फूटी आवाज में कहा, वो प्रिया, उसने किया ये सब। उसने यहाँ जमीन पर एक बम फेंका और यहाँ से गायब हो गई। प्रिया का नाम सुनते ही कश्यप एक पल के लिए चौंक गया। प्रिया? वो यहाँ कब आई? कैसे आई? और क्या वो बॉम्ब लेकर आई थी? ये श्रीनाथ क्या बकवास कर रहा है? कश्यप श्रीनाथ को संभालने के बाद फौरन आसपास की जगह की छानबीन करने लगा, लेकिन उसे वहां ऐसा कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया, न ही उसे प्रिया कहीं नजर आई। तभी उसे श्रीनाथ के पास पड़ी हुई रिवॉल्वर दिखाई दी। कश्यप ने श्रीनाथ को घूरते हुए कहा, ये रिवॉल्वर किसकी है और प्रिया कहाँ है? श्रीनाथ अब तक खुद को काफी नॉर्मल कर चुका था। उसने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। मैंने उस पर गोली भी चलाई थी, लेकिन वो बच गई शायद, क्योंकि अगर वो मर गई होती तो उसकी लाश यहाँ पड़ी होती ना। कश्यप अब हैरानी से चिल्लाया, क्या आपने प्रिया पर गोली चलाई? यानी आप उसका मर्डर करना चाहते थे? श्रीनाथ ने अपनी रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखते हुए कहा, मर्डर नहीं, बल्कि मैंने खुद को बचाने के लिए प्रिया पर गोली चलाई थी, क्योंकि उसने यहाँ एक बम फेंका था। कश्यप ने अब बुरी तरह झुंझलाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मिस्टर श्रीनाथ? प्रिया बम कहाँ से लेकर आएगी? और अगर उसने यहाँ बम फेंका होता तो ये जगह बर्बाद हो चुकी होती और आपके जिस्म के चिथड़े उड़ चुके होते। लेकिन श्रीनाथ ने इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, ये मुझे क्या पता, जाओ उस प्रिया को ढूंढो और उससे पता करो पुलिस वाले तुम हो, मैं नहीं। इसी के साथ श्रीनाथ बड़े इत्मीनान से चलता हुआ लाइब्रेरी की बिल्डिंग के बाहर आ गया। कश्यप की समझ में कुछ नहीं आया, उसे अब ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए था। उधर प्रिया अब तक घर पहुंच चुकी थी। रागिनी और नीना को तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी थी कि प्रिया क्या कारनामा करके लौटी है। वो अपने कमरे में घुसी और सबसे पहले उसने अपनी अलमारी खोली। रोशनी की दुनिया की वो ताकतवर किताब अब वहां नहीं थी। वो किताब अब अदृश्य हो चुकी थी, क्योंकि किताब में ये चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर उन लॉकर्स को अदृश्य किया गया तो उनकी हर चीज, चाहे वो लॉकर के अंदर हो या बाहर, वो सभी चीजें लॉकर्स के साथ साथ ही गायब हो जाएंगी। किताब को वहां न देखकर प्रिया ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी जेब में से वही चीज निकाली जिससे उसने लाइब्रेरी में वो जबरदस्त धमाका किया था। ये वही स्क्वायर शेप का यंत्र था जो किसी अनजान औरत ने नीना को दिया था, और पायल ने इसके बारे में बताया था कि इस यंत्र में किताब की ताकत को डाला जा सकता है। तो ऐन वक्त पर प्रिया ने बहुत ही होशियारी से काम लेते हुए किताब की सारी ताकत इस यंत्र में भर ली थी और इसी की मदद से लाइब्रेरी में विस्फोट कर उन लॉकर्स को गायब कर दिया था। हालांकि नीना अपनी नादानी की वजह से उस अनजान औरत के बहकावे में आ गई थी और ये खतरनाक यंत्र ले आई थी, लेकिन आज यही चीज प्रिया के लिए मददगार साबित हुई। इसी की बदौलत प्रिया ने आज श्रीनाथ से वो बाजी जीत ली थी। प्रिया ने उस स्क्वायर यंत्र को अब किताब की जगह रख दिया। फिर वार्डरोब को लॉक करके वो पायल को फोन करने लगी, लेकिन पायल को प्रिया के इस कारनामे की खबर पहले ही लग चुकी थी। उसने चहकती हुई आवाज में कहा, शाबाश मेरी एटम बॉम्ब, आज तूने श्रीनाथ को तगड़ी मात दी है। अब उसके सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, अब शायद हमारे लिए उसकी बंजर जमीन पर जाने का रास्ता खुल जाए। इस पर पायल ने तुरंत कहा, अरे चिंता मत कर यार, अब तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तू बस आज रात चैन की नींद सो, हम कल आगे का प्लान बनाएंगे। और उस रात प्रिया सचमुच चैन की नींद ही सोई, और इस नींद में बहुत दिनों बाद उसने आदित्य का सपना देखा था। उसने देखा कि वो एक बहुत ही खुशनुमा
स्कैन मत करो यार मुझे, आदित्य ने हंसते हुए कहा। देखा, तुम सारी लड़कियां भी बस एक ही तरह से सोचती हो, मेरा ऐसे देखने का इरादा गलत नहीं था। प्रिया भी हंस दी। फिर वो आदित्य के बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य की आंखें उसे बहुत अच्छी लगती थी, उनमें एक गहराई, एक ठहराव नजर आता था उसे। उसने कहा, आदि, तुम्हारी आंखें कितनी शांत और गहरी हैं, एकदम किसी समुंदर जैसी। आदित्य ने कहा, फिर तो तुम दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है प्रिया कि स्विमिंग सीख लो यार। प्रिया अब गुस्से से चिल्लाई, कम ऑन यार आदि, मैं इस वक्त रोमांटिक होने की कोशिश कर रही हूँ और तुम कॉमेडी कर रहे हो, और वैसे तुम्हें भी तैरना कहाँ आता है। आदित्य ने अब प्रिया को बीच में ही रोकते हुए कहा, तो चलो फिर दोनों एक साथ डूब जाते हैं। इसी के साथ आदित्य ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। प्रिया ने धीरे से कहा, ओह आदि, आई लव यू सो मच। और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही डूबे रहे। उधर रात के घने अंधेरे में तेजी से चलती हुई नैन्सी उसी ग्रेवयार्ड में पहुंची। डेमेलो की कब्र अभी भी काली रेत के अंदर दबी हुई थी। नैन्सी ने अपने पास से वो अंगूठी निकाली और ऐसा करते ही उस काली रेत में हल्की सी हलचल होने लगी। ये देखकर नैन्सी तो एक बार को डर गई, लेकिन फिर वो हिम्मत करके काली रेत की तरफ बढ़ने लगी। अंगूठी में से हल्की रोशनी निकल रही थी और जैसे जैसे नैन्सी नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे वो काली रेत तेजी से इधर उधर बिखरती जा रही थी। फिर देखते ही देखते वो पूरी रेत वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे वहाँ थी ही नहीं। डेमेलो की कब्र अब साफ साफ नजर आ रही थी। नैन्सी थोड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन तभी अचानक वो हड़बड़ाकर रुक गई। उसके चेहरे पर किसी ने टॉर्च की रोशनी मारी। नैन्सी घबराकर फौरन पीछे हट गई और इस चक्कर में उसके हाथ से वो अंगूठी नीचे गिर गई। अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले ही दो आदमी तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। ये देख वो पलटकर भागने लगी, लेकिन वो एक कदम ही आगे बढ़ी थी कि एक आदमी ने फौरन झपट कर उसे पकड़ लिया। दूसरा आदमी नैन्सी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी मारते हुए बोला, कौन हो तुम और इतनी रात गए इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? नैन्सी ने देखा कि दोनों आदमियों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। वो बुरी तरह डर गई। तभी एक आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा, देखो, हम पुलिस के लोग हैं, इधर गश्त करने आए थे। अब तुम सीधे सीधे बता दो क्या लेने आई हो, वरना तुम्हें पकड़कर सीधा थाने ले जाएंगे। नैन्सी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो इधर मेरे पति की कब्र है, मैं तो वहाँ कैंडल जलाने आती हूँ रोज। लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने उसे डांटते हुए कहा, चुप, झूठ बोलती है, रात में कब्रिस्तान में कौन मोमबत्ती जलाता है? इस पर पहले वाले पुलिस वाले ने कहा, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, चलो ले चलो इसको थाने। इसी के साथ वे दोनों पुलिस वाले नैन्सी को घसीटकर वहाँ से ले जाने लगे, लेकिन तभी अंधेरे में से एक शख्स निकला और उसने एक साथ उन दोनों पुलिस वालों की गर्दन पकड़ ली। ये काम उस शख्स ने इतनी फुर्ती से किया कि उन दोनों पुलिस वालों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उस शख्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन दोनों का दम घुटने लगा। नैन्सी उनकी पकड़ से छूट गई। तभी उस शख्स ने उन दोनों पुलिस वालों को उनकी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। दोनों बुरी तरह से तड़पने लगे। उन्होंने देखा उस शख्स का पूरा जिस्म काली रेत से ढका हुआ था। दोनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तभी उस शख्स ने उन दोनों पुलिस वालों को हवा में ही दूर उछाल दिया। दोनों के दोनों बहुत दूर जाकर गिरे और ऐसे गिरे कि दोबारा उठ ही नहीं सके। नैन्सी ये नजारा देखकर इतनी हैरान थी कि अपनी जगह से हिलना तक भूल गई। तभी वो शख्स नैन्सी की तरफ मुड़ा। उसके जिस्म से लगातार काली रेत गिर रही थी। उसने नैन्सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नैन्सी जोर से चीखते हुए भागी, लेकिन वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। वो संभलकर दोबारा उठने ही वाली थी कि उसने देखा कि अंगूठी उसके पास ही पड़ी हुई है। नैन्सी ने फुर्ती से अंगूठी उठाई और उस शख्स को दिखाते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे नजदीक मत आना, वरना बेमौत मारे जाओगे। तभी उस अंगूठी में से एक हल्की रोशनी पैदा हुई और शख्स के जिस्म पर से वो काली रेत तेजी से गायब होने लगी।
कुछ पल बाद नैन्सी के सामने अब जो शख्स खड़ा हुआ था उसकी शक्ल देखकर वो खुशी से चिल्ला उठी, डेमेलो, तुम वापस लौट आए। डेमेलो ने अपनी जेब से विस्की का क्वार्टर निकाला और एक लंबा घूंट भरा और नैन्सी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ये सब इस अंगूठी की करामात है मेरी जान। आओ तुम्हें पूरी कहानी शुरू से सुनाता हूँ। डेमेलो ने आगे बढ़कर कब्र पर रखा पत्थर हटाया और नैन्सी को लेकर अपनी उस खुफिया कोठरी में घुस गया। अपनी कब्र वाली कोठरी में घुसने के साथ ही डेमेलो ने नैन्सी से पूछा, वैसे ये अंगूठी तुम्हें मिली कैसे और इसमें ये ताकत कहाँ से आई? जवाब में नैन्सी ने पूरा किस्सा सुनाया। डेमेलो ने कहा, इसका मतलब जो गुमनाम शख्स चोरी छिपे प्रिया की मदद कर रहा था वो वहीं लाइब्रेरी के आसपास उन अंधेरी गलियों में ही रहता है। नैन्सी बोली, मैं उस आदमी का घर जानती हूँ लेकिन मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। डेमेलो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी एक दिन सामने आ ही जाएगा नैन्सी डार्लिंग, लेकिन हाल फिलहाल ये अंगूठी मेरे बहुत काम की है। इसमें भी बहुत जान बाकी है अभी और प्रिया के साथ मेरा हिसाब भी बाकी है। इसी के साथ डेमेलो ने वो अंगूठी अपने पास संभाल कर रख ली। तभी नैन्सी ने उससे पूछा, लेकिन डेमेलो ये सब आखिर है क्या? तुम कहाँ गायब हो गए थे? डेमेलो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे उस शैतान के बच्चे यानी कि प्रिया के बेटे ने अंधेरे की दुनिया में कैद कर दिया था। नैन्सी ने चौंकते हुए पूछा, अंधेरे की दुनिया? ये क्या बला है? डेमेलो हंसते हुए बोला, नैन्सी डार्लिंग, इस पूरी कायनात में अलग अलग तरह की हजारों दुनिया बसी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक दुनिया है अंधेरे की दुनिया, जिसमें शैतान के गुलाम रहते हैं। वो दुनिया बहुत भयानक है। वहाँ अंधेरे और काली रेत के सिवा कुछ नहीं है और एकदम आसमान का रंग खून की तरह लाल है। ये सुनकर नैन्सी के चेहरे पर एक खौफ दिखाई देने लगा। डेमेलो ने अपनी विस्की का घूंट लेते हुए आगे कहा, अंधेरे की दुनिया की ही तरह एक और दुनिया है, रोशनी की दुनिया। वो किताब जो प्रिया के पास है, वो रोशनी की दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। उसकी ताकत से शैतान भी डरता है। इस पर नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब उस किताब की ताकत जल्द ही हमारी मुट्ठी में होगी, क्योंकि कामिनी के जरिए मैंने वो यंत्र प्रिया के घर में पहुंचवा दिया है। डेमेलो ने खुशी से चहकते हुए कहा, वेरी गुड नैन्सी डार्लिंग, वो यंत्र उस किताब की सारी ताकत को अपने अंदर समेट लेगा। फिर उस ताकत की बदौलत हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे नैन्सी, जहाँ सिर्फ हमारा राज होगा। नैन्सी ने अब थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए कहा, देखो डेमेलो, तुम्हारे इस काम के लिए मैंने बहुत रिस्क ली है, बल्कि आज तो लाइब्रेरी के उस बूढ़े केयरटेकर को मारना भी पड़ा, इसलिए तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। डेमेलो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुरा कर रह गया। अगले दिन इंस्पेक्टर कश्यप प्रिया के घर पहुंचा, लेकिन अभी वो अपनी गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसने देखा नीना घर से बाहर निकल रही थी। कश्यप उसे देखकर मुस्कुरा दिया, जबकि नीना उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गई। कश्यप ने कहा, देखो नीना, अब तुम ये मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। दरअसल मैं प्रिया से मिलने आया हूँ। नीना ने कहा, प्रिया तो अभी अभी घर से निकली है, शायद ऑफिस गई होगी या फिर अपनी फ्रेंड पायल के पास। कश्यप ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, ओह, तो फिर मैं बाद में आता हूँ। नीना ने कहा, हाँ ओके, और ये कहते हुए नीना आगे बढ़ गई। कश्यप ने उसे रोकते हुए पूछा, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? नीना ने रूखेपन से कहा, क्यों, मैं ये आपको क्यों बताऊं? कश्यप फिर से मुस्कुरा दिया और उसने कहा, अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हें ड्रॉप कर देता। नीना ने अब मुस्कुरा दिया और कश्यप की गाड़ी को देखते हुए कहा, रहने दीजिए,
मैं इस वक्त एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है और आपकी इस सरकारी गाड़ी की स्पीड मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कश्यप ने अब एक ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा चलो तुम शर्त लगा लो, मैं आज तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम से पहले ड्रॉप कर दूंगा। नीना ने एक पल के लिए कुछ सोचा, लेकिन फिर कश्यप की गाड़ी में बैठते हुए कहा, ओके, अगर आप शर्त हार गए तो प्रिया का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। कश्यप गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो अपनी बहन की बहुत परवाह करती हो। नीना ने कहा, परवाह नहीं, प्यार करती हूँ उससे, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कश्यप ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी भी प्रिया से कोई दुश्मनी नहीं है नीना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और वैसे ये पता नहीं क्या इत्तेफाक है कि जब भी प्रिया को लेकर ये सोचता हूँ कि शायद उसकी कोई गलती नहीं हो, तभी प्रिया कोई नया कांड कर देती है। नीना ने चौंकते हुए पूछा, क्या? अब क्या किया उसने? कश्यप ने कहा, क्यों, क्या कल वहाँ पुरानी लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? नीना ने कहा, पता है, न्यूज में देखा था, वहाँ कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन इससे प्रिया का क्या लेना देना? कश्यप ने कहा, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस लाइब्रेरी के मालिक मिस्टर श्रीनाथ का कहना है कि वहाँ वो विस्फोट प्रिया ने किया था। ये सुनकर नीना गुस्से से बड़बड़ाई, इस श्रीनाथ की तो मैं। फिर वो अचानक रुक गई। कश्यप ने पूछा, तुम श्रीनाथ को जानती हो? नीना ने फौरन इनकार में सिर हिला दिया। इस पर कश्यप बोला, मैं जानता हूँ नीना कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन याद रखो, इससे प्रिया का ही नुकसान होगा। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं प्रिया की मदद कर सकता हूँ। नीना पहले तो कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी मॉम और प्रिया दोनों के मुंह से इस आदमी का जिक्र सुना था, और मुझे लगता है कि मेरे डैड से शायद इस आदमी का कोई लेना देना हो सकता है। ये सुनकर कश्यप भी थोड़ी देर के लिए एक गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने एकाएक पूछा, अच्छा नीना, माफी चाहता हूँ ये पूछने के लिए, लेकिन और अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते तो मत कहना। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई थी? मेरा मतलब कि नॉर्मल थी या कुछ अलग? नीना ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, सब कहते हैं कि डैड की डेथ नेचुरल थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो डेथ नेचुरल नहीं थी, क्योंकि डैड की डेड बॉडी पर थोड़ी सी काली रेत बिखरी हुई थी। ये सुनकर कश्यप के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। वो मन ही मन सोचने लगा, उस श्रीनाथ की बंजर जमीन में से भी तो काली रेत निकली थी, तो क्या इसका प्रिया के डैड से भी कोई कनेक्शन हो सकता है? तभी नीना ने कहा, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिया किसी बहुत ही खतरनाक जाल में फंसी हुई है, लेकिन घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती, न मुझे न मॉम को। इसलिए आप प्लीज आदित्य के मर्डर केस को एक बार नए सिरे से छानबीन कीजिए ना, प्रिया की मदद कीजिए प्लीज। ये कहते कहते नीना की आंखों में आंसू आ गए। कश्यप उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो नीना, अगर प्रिया सचमुच बेगुनाह है तो मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी नीना को कुछ याद आया और उसने अपने फोन में से एक अननोन नंबर निकालकर कश्यप को दिखाते हुए कहा, एक अनजान औरत ने मुझे इस नंबर से फोन किया था और उसका कहना था कि प्रिया किसी शैतानी ताकत के चंगुल में फंसी हुई है। कश्यप चौंकते हुए बोला, व्हाट, ये क्या बकवास कर रही हो? नीना ने कहा, मुझे भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो प्रिया पर जल्द ही एक बड़ी मुसीबत आने वाली है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। कश्यप ने नीना को बीच में ही रोकते हुए कहा, देखो नीना, कानून इस तरह की भूत प्रेत और ये शैतान वाली बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ, उस औरत का हम पता जरूर लगा सकते हैं। तुम उसका ये नंबर मुझे दे दो। नीना ने नंबर देते हुए कहा, मैंने और प्रिया ने इस नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन अब ये नंबर बंद है। कश्यप ने कहा, हाँ, अब वो इस नंबर का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगी, फिर भी हमें इसे ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर नीना ने फौरन कहा, वो औरत मुझे आज या कल दोबारा कॉल करेगी। कश्यप ने कहा, ओके, अगर ऐसा हो तो तुम फौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना।
कश्यप के बर्ताव और उसकी बातों से आज नीना को काफी राहत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कश्यप को गाड़ी रोकने के लिए कहा। कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके नीना, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। नीना ने भी मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और आगे बढ़ गई। कश्यप भी वहां से रवाना हो गया, लेकिन उसके दिमाग में अब ढेर सारे सवाल उथल पुथल मचा रहे थे। क्या प्रिया के डैड की डेड बॉडी से उस काली रेत का मिलना और श्रीनाथ की जमीन से उस काली रेत का निकलना, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? डॉक्टर सक्सेना के साथ उस पुरानी फोटो में जो शख्स था, क्या वो श्रीनाथ का बाप ही है? अगर हाँ, तो क्या इन सब का आपस में कनेक्शन है? प्रिया क्या सचमुच कल उस लाइब्रेरी में गई थी और क्या उसी ने वो धमाका किया? अगर हाँ, तो कैसे और क्यों? यही सब सोचते हुए कश्यप ने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी। उधर प्रिया अपने घर से निकलकर सीधा पायल के घर की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उसका फोन बजा। ये एक अननोन नंबर था। प्रिया ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से मल्लिका की आवाज आई। मिस्टर श्रीनाथ रॉय तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम भी उनसे मिलना चाहती हो तो 10 मिनट के अंदर पुराने कॉफी हाउस आ जाओ। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। प्रिया को बेहद हैरानी हुई, क्योंकि उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि श्रीनाथ इस तरह से खुद प्रिया को मिलने के लिए बुलाएगा। उसके मन में शक पैदा हुआ कि कहीं ये श्रीनाथ की कोई नई चाल तो नहीं। उसने फौरन पायल को कॉल किया। हेलो पायल, क्या वो श्रीनाथ मुझसे मिलना चाहता है? इस पर पायल ने कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी लाइन पर आ गया वो। प्रिया ने कहा, पता नहीं यार, मुझे तो उसमें उसकी कोई साजिश लग रही है। इस पर पायल ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तेरे साथ कोई गड़बड़ करेगा अब, क्योंकि कल तूने लाइब्रेरी में जो धमाका किया है उससे उसे तेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा। इसलिए तू एकदम बेफिक्र होकर उस दिन कॉफी हाउस जा। मैं भी थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। प्रिया को पायल की ये बात ठीक लगी। उसने अपनी कार कॉफी हाउस की तरफ मोड़ दी। श्रीनाथ वाकई बहुत बेसब्री से उस कॉफी हाउस में प्रिया का इंतजार कर रहा था। वो अपने उसी खास केबिन में बैठा हुआ था। मल्लिका उसके सामने बैठी हुई खामोशी से कॉफी पी रही थी। सामने टेबल पर कुछ अखबार रखे हुए थे, जिनके फ्रंट पेज पर वही खबर थी जो कल पुरानी लाइब्रेरी में हुआ था। साथ ही इस न्यूज में श्रीनाथ की उस बंजर जमीन पर हुई काली रेत वाले हादसे का भी जिक्र था। सिगार का कश लेता हुआ श्रीनाथ इन अखबारों को गुस्से से घूर रहा था। फिर उसने एक अखबार उठाया और अपना जलता हुआ सिगार उस अखबार के करीब ले गया। अखबार ने आग पकड़ ली। मल्लिका ने ये देखकर घबरा कर अपनी चेयर से उठते हुए कहा, श्रीनाथ, तुम पागल हो? ये क्या कर रहे हो तुम? श्रीनाथ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने जलता हुआ अखबार नीचे फर्श पर फेंक दिया और उसे अपने जूते से मसलते हुए कहा, एक दिन ये श्रीनाथ इस दुनिया को इसी तरह जलाकर राख कर देगा। उसके बाद वो रुका नहीं। उसने टेबल पर रखे सारे अखबार इसी तरह जलाकर मसल डाले। मल्लिका अब डर से कांपने लगी। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर बड़े इत्मीनान से कहा, मल्लिका डार्लिंग, तुम आजकल जरा सी बातों पर इतना क्यों गुस्सा जाती हो? चलो तसल्ली से चेयर पर बैठकर अपनी कॉफी खत्म करो, ठंडी हो रही है। मल्लिका चुपचाप चेयर पर बैठ गई। ठीक उसी वक्त केबिन में प्रिया एंटर हुई। प्रिया की नजर फर्श पर बिखरे जले हुए अखबारों की राख पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक उठी। श्रीनाथ ने एक ठहाका लगाते हुए कहा, घबराओ मत प्रिया, ये कोई काली रेत नहीं बल्कि उन अखबारों की राख है जिसमें मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी गई हैं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। श्रीनाथ ने कहा, वैसे तो तुम इतनी होशियार हो कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आपका इरादा मुझे कल की तरह गोली मारने का तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। श्रीनाथ का चेहरा अब सख्त हो गया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारे और मेरे बीच एक लकीर खींची जा चुकी है प्रिया, खून की लकीर।
इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन तुमसे एक डील कर सकता हूँ। खून की लकीर वाली बात पर प्रिया पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर उसने श्रीनाथ की बात का जवाब देते हुए कहा, आपसे दोस्ती करने का मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर श्रीनाथ, लेकिन हाँ, डील मैं कर सकती हूँ। श्रीनाथ ने फौरन कहा, ओके, तो फिर डील ये होगी कि तुम लाइब्रेरी के लॉकर्स को फिर से दृश्यमान कर दोगी और मेरी वो बंजर जमीन तुम्हारी, यानी तुम उस जमीन पर जो चाहे कर सकती हो। ये सुनकर प्रिया के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार ये श्रीनाथ लाइन पर आ ही गया, लेकिन उसने अपनी खुशी दबाते हुए कहा, मगर आपकी वो जमीन तो पुलिस ने सील कर रखी है, साइंटिस्ट उस पर कोई खोजबीन कर रहे हैं। श्रीनाथ ने लापरवाही से कहा, पुलिस के कब्जे से तो मैं वो जमीन चुटकी बजाते ही छुड़ा लूंगा। अभी तुम श्रीनाथ को और उसकी दौलत को जानती नहीं हो। इस पर प्रिया ने कहा, ठीक है, फिर मुझे डील मंजूर है, लेकिन मुझे जिस मकसद के लिए वो जमीन चाहिए पहले मैं उसे पूरा करूंगी, उसके बाद लाइब्रेरी के वो लॉकर्स वापस आएंगे और आप मेरे काम में कोई दखल नहीं देंगे। श्रीनाथ ने अपना सिगार का आखिरी कश लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा कि तुम उस जमीन पर क्या करने वाली हो, लेकिन बस मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना या मेरे मकसद में कोई रुकावट पैदा मत करना, वरना मैं सब कुछ तबाह कर डालूंगा। प्रिया ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, आपका और मेरा मकसद अलग अलग है मिस्टर श्रीनाथ, इसीलिए ये डील हम दोनों के लिए ही फायदे का सौदा साबित होगी। श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, फायदा किसका होगा और किसका नुकसान ये वक्त बताएगा प्रिया, लेकिन हाल फिलहाल वो जमीन तुम्हारी हुई। तुम कल से वहाँ अपना काम शुरू कर सकती हो। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी उसका इंतजाम करवा दिया जाएगा। ये सुनकर तो प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दूसरी तरफ शैतान के सूखे हुए होठों पर भी खुशी थी। इस वक्त उसके सामने उसका वही गुलाम काला साया घुटनों के बल झुका हुआ था। उस अंधेरी दुनिया में उसकी चमकती हुई आंखें और भी डरावनी लग रही थी। साये ने कहा, प्रिया ने उस किताब की सारी ताकत अब चतुष्कोण यंत्र में डाल दी है और उसी की मदद से उसने श्रीनाथ को लॉकर्स तक जाने से रोक दिया। उन लॉकर्स के साथ किताब भी गायब हो चुकी है। शैतान की हंसी और भी गहरी हो गई। उसने कहा, प्रिया सचमुच बहुत चालाक है, लेकिन उसकी यही चालाकी उसे बर्बाद कर देगी, क्योंकि अब हमारे लिए रोशनी की दुनिया की ताकत हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि चतुष्कोण यंत्र की वो ताकत किसी भी दूसरे यंत्र में आसानी से डाली जा सकती है, हमारे इस निशान में भी। इतना कहने के साथ ही शैतान ने अपनी लाठी पर लगे तिकोने निशान को ऊपर उठाया और एक डरावनी हंसी हंसने लगा। तिकोने निशान से एक रोशनी निकली और काले रेगिस्तान के उस लाल आसमान का रंग और भी ज्यादा गहरा होता चला गया।